और कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, वो आपको हम सबसे पहले दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये है वो राफेल जहाज जो कि भारत की वायु सीमा में दाखिल हो चुके हैं। 5 जहाज आ रहे हैं। इसका मतलब आपको, चूंकि इसमें 7 एयरप्लेन्स कुल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इनको हमारे 2 और जहाज एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं साथ में। तो ये वो 5 राफेल जहाजों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब ये इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए। और एक जहाज वो होगा जहां से कि इनकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि 3 जहाज एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं इन 5 राफेल फाइटर जेट्स को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे थे। पहली तस्वीर दिखाई दी है ये भारतीय वायु सीमा में दाखिल होने के बाद राफेल जहाजों की, और ये है भारत का सबसे नया और सबसे घातक हथियार। ये राफेल जहाज फ्रांस के मेरिन्याक एयरबेस से उड़ान भरने के बाद पहले अबू धाबी में अल दाफरा एयरबेस पर एक रात का हॉल्ट लिया और उसके बाद अब पहुंच चुके हैं। बस अंबाला किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, दिखाई दे रहे हैं हमें इस तस्वीर के अंदर कुल 7 विमान दिखाई दे रहे हैं और एक विमान से तस्वीर खींची जा रही है, यानी कि इसमें 3 एस्कॉर्ट करने वाले जहाज हैं। सौरभ, अभी का अपडेट बता दें कि जैसे ही इसने इंडियन एयर स्पेस पे एंटर किया, उसके बाद क्योंकि ये पूरी तरीके से बिना किसी वेपन सिस्टम के था, तो इसीलिए जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल और साथ में जो हमारे Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने इनको कवर दिया। उसके अलावा C-130J और साथ में IL-76 टैंकर के तौर पर मौजूद था ताकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाए। और जो अभी हमें अपडेट मिल रहा है, जो सीनियर ऑफिशियल इस समय इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके मुताबिक करीबन 3 बजे का वो वक्त होगा जब ये अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। पहले ये बताया गया था कि करीबन 2 बजे से लेकर 2:10 का बफर टाइम था और उसके बाद ये इस समय लैंडिंग करेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे का मैक्सिमम टाइम रखा गया है, जिसके अनुसार अब ये 3 बजे के लगभग, यानी 3 बजे से पहले 1500 हमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर लैंड करेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल ये पूरी तरीके से एरोहेड फॉर्मेशन है, जिसमें रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट तो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 ट्विन सीटर हैं और 3 सिंगल सीटर हैं। आपको फिर से हम आपको बता दें कि RB001 और RB004, जो RB001 है उसमें खुद एरो लीडर यानी ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह है, जो कि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। 2008 में के एक MiG-21 क्रैश में इन्होंने बेहद बहादुरी दिखाई थी। उसके बाद इनको शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था और बेहद स्ट्रेटेजिक तौर पर इनका चयन किया गया इस एरोहेड गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को लीड करने के लिए। उसके बाद साथ में जो आप बाकी एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, उसमें 3 ऐसे फाइटर पायलट्स हैं जो कि बहुत ही उम्दा हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और साथ में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए वो जाने जाते हैं। हमें एयरफोर्स के द्वारा कहा गया है कि हम उनके नाम ना बताएं, लेकिन आपको ये बता दें कि जो पब्लिक डोमेन में लगातार जिनका जिक्र किया जा रहा है, जिसमें विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी और साथ में विंग कमांडर मनीष हैं। दरअसल ये पूरी तरीके से कॉम्बैट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ इन्होंने कई अलग अलग मोर्चों पर अलग ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और कई बार जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल पाकिस्तान की तरफ से आया उनको खदेड़ा भी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ और अब से कुछ देर बाद ये पूरी तरीके से यहाँ पर खुद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं, जो सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और उसके बाद अब इंतजार किया जा रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि अब वो काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है भारतीय वायुसेना का, कि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो 17 स्क्वाड्रन है, जिसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और सबसे ज्यादा जो एयर चीफ हैं इसी स्क्वाड्रन ने दिया है। अब ये समझ लीजिए कि एक बार फिर से गौरवपूर्ण इतिहास लिखने के लिए तैयार है। और खासतौर पे वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन की बात, जिसकी बात एयर मार्शल देव भी कर रहे थे, दरअसल हैमर एक तरीके से गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है और मेटियोर और स्कैल्प जब इसको और इसमें लग जाएगा, यानी करीबन 1 से 1.5 महीने का जो बफर टाइम है, हैमर को तुरंत आप इसका इंटीग्रेट करके लॉन्च कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से कॉम्बैट एयर पेट्रोल या फिर जो ओमनी रोल है इसका, उसके लिए तैयार होगा। लेकिन जो बाकी वेपन सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए भारतीय वायुसेना की पूरी तैयारी है कि पूरे सोच समझ के साथ इसको स्ट्रेटेजिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए। और यही वजह है कि आज पूरे देश की निगाहें इसी रफाल, बेशक 5 की संख्या में है, लेकिन 36 से इसका ये माना जा रहा है कि 2022 तक ये 36 आ जाएंगे और 2 स्क्वाड्रन जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल को देखने के लिए पूरी तरीके से काफी होगी। और जो इस समय 30 स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना में, आने वाले समय में और स्क्वाड्रन में इजाफा किया जाएगा। तो इसीलिए भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हुए आज ये रफाल जब लैंड करेगा अंबाला एयरबेस पे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी तक के 2 अपडेट हैं। पहली बात, एरोहेड फॉर्मेशन हमने आपको तस्वीरें दिखाई सौरभ, और इसमें ये जो उस समय की तस्वीर है जैसे ही वो भारतीय एयर स्पेस के अंदर एंटर किया था और उस दौरान भी C-130J और Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट इसको पूरी तरीके से कवर कर रहे थे। दूसरा अपडेट यह है कि 3 बजे के लगभग वो टाइम बताया गया है एयर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा, कि कभी भी अंबाला एयरबेस पर वो लैंड करेगा सौरभ। ठीक है। तो ये बहुत ही गौरवशाली तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र का दिन है कि ये 5
दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में जो शुमार होते हैं वो राफेल विमान भारत की वायुसेना में दाखिल हो चुके हैं और अब किसी भी वक्त अपने बेस अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। लेकिन जैसा अभी आपने मनीष की बातों में गौर किया होगा कि इसमें से 3 जो है वो सिंगल सीटर विमान है और 2 ट्विन सीटर विमान है। तो इसका क्या अंतर होता है ये हमको बताएंगे एयर मार्शल एसबी देव साहब। देव साहब, क्या अंतर है ट्विन सीटर और सिंगल सीटर जहाज में? इसमें पहले के जो जहाज थे उसमें तो अंतर था। जो 2 सीटर के जो एयरक्राफ्ट थे उनको ट्रेनर कहते थे, लेकिन ये फर्क राफेल में ऐसा है कि ये जो 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो राफेल 2 सीटर है उसमें वही कैपेबिलिटी है, थोड़ी सी उसकी रेंज कम होगी, उसमें वही कैपेबिलिटी होगी जो सिंगल सीटर में होगी। और जो मिशन ऐसे है कि जिसमें पायलट वर्कलोड, सिस्टम हैंडलिंग वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वैसे मिशन के लिए ये 2 सीटर फाइटर यूज किया जाता है। तो इसको फाइटर ट्रेनर नहीं कहते। तो मिग-21 का जो 2 सीटर है उसको आप बोलोगे कि मिग-21 ट्रेनर है, लेकिन इनके रफाल ट्रेनर से और कहीं ज्यादा है कि 2 सीटर फाइटर। तो इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं देव साहब कि अब भविष्य में जब और जहाज आएंगे, आपके और पायलट्स ट्रेन होंगे रफाल के लिए, तो उनको ट्रेनिंग के लिए अब फ्रांस जाने की जरूरत नहीं होगी, वो इन्हीं जहाजों में, मौजूदा जहाजों में हिंदुस्तान में ट्रेन हो पाएंगे। हाँ, वैसे ही होगा। वो इसके डिटेल्स तो एयरफोर्स ही बोल सकता है। पायलट्स को फुल्ली ऑप्स करना चाहते हैं, इस पे डिपेंड होगा। अगर आपको बहुत जल्दी अगर पायलट्स को ट्रेन करना है और रेडी करना है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि और 1-2 बैच पायलट्स की फ्रांस जाएं। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि एक पायलट जो है वो कई जहाज उड़ाने की क्षमता रखता है। आप लोग वेटरन्स हैं, हमने आप लोगों के कई की जब सर्विस रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलता है कि कई विमान उड़ाने की काबिलियत एक पायलट को होती है। तो इस सूरत में आप क्या देखते हैं, जो शख्स राफेल उड़ाएगा पायलट हमारा, वो और विमानों पर भी उतना ही सक्षम होगा? उतना ही सक्षम होगा वो। और लेकिन ये नहीं कि ये सारे जहाज हम एक ही टाइम में उड़ा सकते हैं कि आज राफेल उड़ाया और कल दूसरा कोई जहाज उड़ा दिया। ऑपरेशनली ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। जो अगर आप ये Su-30 वाला पायलट अगर राफेल पे आना चाहता है तो उसका पूरा ट्रेनिंग होता है। उसको 2-3 महीने लगते हैं उसको ट्रेन होने में, और 3-4 महीने लगते हैं उसको ऑप्स होने में। तो सिर्फ टेस्ट पायलट से ऐसे पायलट्स हैं जो आज सुबह राफेल उड़ाया और दूसरे शाम को फिर Su-30 उड़ा लिया, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए ये फ्लाई होता है। जो ऑपरेशनल फ्लाइंग होती है उसमें ऐसे जहाज चेंज नहीं होते। जी सर, ठीक। एक बार फिर हम मनीष के पास चलते हैं। मनीष ने बताया कि उनको जो टाइम बताया गया है अभी वो लगभग 3 बजे के आसपास का है जब ये जहाज अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। वहां की तस्वीरें भी जरूर हम आपको लाइव दिखा पाएंगे जब इनकी लैंडिंग होगी, इनका स्वागत किया जाएगा, वाटर सल्यूट इनको दिया जाएगा। खुद वायुसेना प्रमुख जो है वो वहां पर मौजूद हैं। तो ये तो तैयारियां काफी अरसे से चल रही होंगी और एक एयरबेस में एक नए जहाज को लाने के लिए, उसका होम बेस बनाने के लिए और बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती होगी। उनकी सर्विसेबिलिटी कैसे होगी, उनकी देखरेख करने वाले कौन होंगे, वो इंजीनियर्स, वो टेक्नीशियंस। हम अभी तक केवल पायलट की बात करते हैं, लेकिन एक जहाज के रखरखाव के पीछे तो बहुत बड़ी टीम होती होगी मनीष। हाँ बिल्कुल सौरभ, और आपको मैं पहले ये भी बता दूं कि ये जो 2 ट्विन सीटर्स हैं जिसका नंबर RB001 और RB004 है, और उसके साथ साथ 3 सिंगल सीटर हैं जिसमें BS01, BS03 एंड BS04 है। दरअसल आप दियो सर से बात कर रहे थे, एयर मार्शल दियो खुद ही मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनको महारत हासिल है और वेपन इंटीग्रेशन के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। अब बात जब ये पूरा प्रोसीजर चल रहा था तो उस दौरान दियो सर खुद वाइस चीफ थे। तो आपको ये भी हम बता दें कि बोदू के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर करीबन 120 की संख्या में फाइटर पायलट्स, मैनेजमेंट स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, सपोर्ट सिस्टम के तौर पर ये सारे लोग थे। और कुल मिला के 31 फाइटर पायलट्स ऐसे थे जिनको इनिशियली ट्रेन करने का पूरा ब्यौरा तैयार किया। इस समय करीबन 12 की संख्या में फाइटर पायलट्स पूरी तरीके से इक्विप्ड और तैयार हैं जो कि रफाल को फ्लाई कर सकते हैं। 9 की टेक्निकल एक्सेप्टेंस हो चुकी है, यानी 9 फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल की टेक्निकल एक्सेप्टेंस हो चुकी है और अगले आने वाले एक हफ्ते में 10वें की यानी 10वां पूरी तरीके से रेडी होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। आपको ये भी बता दें कि बॉडी और
मेरिग्नाक में इनको पूरी तरीके से ट्रेन किया गया करीबन 120 की संख्या में। और वही सपोर्ट सिस्टम के तौर पर जब अंबाला को चुना जा रहा था, मुझे ध्यान है कि 2016 में जब ये एंड हुआ था तो उसके बाद स्ट्रेटेजिक तौर पर अंबाला को चुना गया। और उस दौरान भी मैं खुद अंबाला एयरबेस पे गया था, जैगुआर्स की 2 स्क्वाड्रन जो है यहाँ पर उनको देखा था, बुल्स और टस्कर को। तो उस दौरान भी पूरी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा रहा था और हमें ये भी बताया गया था कि करीबन 300 से 400 करोड़ रुपए की लागत लगेगी ताकि पूरी तरीके से हाईली इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जाए। और आप मानिए कि उस समय फ्रेंच एम्बेसी, साथ में फ्रेंच एक्सपर्ट्स, बौद्धू के टीम मेंबर यहाँ पर मौजूद थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, खुद यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं एयरफोर्स के वो यहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक पूरा कन्फिग्रेशन होता है और स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको चुना जाता है। दरअसल इसमें जितना जरूरी हैंगर है उतना ही जरूरी एयरमैन वो सपोर्ट स्टाफ भी है, जो कि आप फाइटर पायलट्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर रन करते हैं, लेकिन पूरी इंटीग्रेटेड एक पूरी ताकत होती है इसके पीछे। और यही वजह है कि अंबाला को चुना गया और हर एक व्यक्ति एयरमैन से लेकर जो पायलट्स हैं, ग्रुप कैप्टन हैं, उन सबको वहां पर पूरी तरीके से ट्रेन किया गया। एक और बात हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जब यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम, जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, चीफ भारतीय वायुसेना के इस एयरबेस के, उनसे भी हमारी बात हो रही थी। खासतौर पर इस कंसर्न को लेकर था क्योंकि ये क्लोज विसिनिटी एरिया है, यहाँ पर रिहायशी इलाका है, तो बर्ड हेड्स को लेकर बात हो रही थी। तो इसीलिए लगातार उस पर काम किया जा रहा था। और उसके बाद वेपन टेक्नोलॉजी और साथ में जो रफाल का रखरखाव था उसके लिए इस बेस को चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इसीलिए करीबन 120 की संख्या में जो सपोर्ट सिस्टम है, स्टाफ मेंबर्स हैं और एयरमैन हैं, उनको पूरी तरीके से बोर्डू और साथ में मेरिग्नाक में ट्रेन किया गया। फ्रेंच जो एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं उन्होंने इसको ट्रेन किया और फ्रांस एयरफोर्स ने भी इसको ट्रेन किया। ये भी बता दें हम, एयर मार्शल इस समय देव सर हैं, वो खुद बताएंगे कि हैमर का ज़्यादातर जो इसका कंपैटिबिलिटी है ना, हैमर के साथ सबसे ज़्यादा है। और ये वजह यह है कि इस समय फ्रांस हैमर का इस्तेमाल कर रहा है इससे के साथ इंटीग्रेट करके। और यही वजह है कि हैमर को चुना गया, क्योंकि स्काल्प, मीका या फिर अगर मेटेओर मिसाइल लगाते हैं तो कभी टाइम ड्यूरेशन, थोड़ा बफर टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। और करीबन 10 टन तक की इसका वॉरलोड कैपेसिटी है, यानी 10 टन तक ये आधुनिक हथियार, वेपन सिस्टम, मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। और यही वजह है कि हैमर को चुना गया। हैमर का वेट और साथ में जो उसकी मीडियम रेंज है करीबन 70 किलोमीटर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, कि तुरंत इसको आप करें विद इन 10 to 15 डेज ये इंटीग्रेट होकर सीधा कॉम्बैट एयर पेट्रोल और मल्टी रोल यानी ओमनी रोल के लिए तैयार होगा। 4.5 जनरेशन है, तो ये एक बड़ा कॉन्फ़िगरेशन है। और सौरभ, एक बार फिर से हम बता दें आपको, जैसे हमें अलर्ट मिल रहे हैं और जानकारी मिल रही है सीनियर ऑफिशियल जो इस समय खुद अंदर मौजूद हैं और जो ट्रैक कर रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट को, रफाल को, उनके मुताबिक करीबन 3 बजे का वो वक्त होगा जब ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है यहाँ पर लैंड करेंगे। अब ये बात हुई पूरे इस एयरबेस की, और जो आपने पूछा कि किस तरीके से ये पूरा फाइटर पायलट हर कोई देखता है और उसके बाद ये, तो आप ये समझ लीजिए आंकड़े बिल्कुल साफ क्लियर हैं कि अगर 36 हम गिन रहे हैं तो 36 के तौर पर आप इसे सीधा 72 मानिए। और सौरभ, आपको ये भी बता दें कि क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मैं बर्ड हेड की बात कर रहा था, तो लगातार यहाँ पर जो है जो क्रैकर्स हैं उसको किया जा रहा है। और किसी भी वक्त यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है हेलीकॉप्टर्स की, क्योंकि जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स जो हैं लगातार यहाँ पर पूरे एरिया में होवर कर रहे थे। और साथ में जो बर्ड हेड का जो आसपास का पूरा रिहायशी एरिया है, उनको ये बोला गया, कहा गया कि कहीं से भी वो यहाँ पर कोई भी कूड़ा वूड़ा या फिर कोई भी सामान बाहर न रखे ताकि बर्ड्स आसपास ना आए। और इसीलिए क्रैकर्स लगातार, जो आवाज़ मुझे आ रही है वो क्रैकर्स की बिल्कुल क्लियर आ रही है। उसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वो स्लिदर कर रहा है। उसके साथ भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स आसपास पूरे बेस के आसपास हैं। हम ऑपरेशनल कारण की वजह से आपको ये नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको ये बता दें कि वो वक्त आ गया है जब रफाल यहाँ पर लैंड करने वाला है। और 3 बजे का वक्त, जैसा हम बता रहे थे, क्योंकि शुरुआत में 2 बजे का वक्त बोला था, फिर उसके बाद चेंज करके अब ये जो, क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल की वजह से अब ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 बजे से पहले जो हमारे एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ये बता रहे हैं। तो ये गौरवपूर्ण इतिहास बनने वाला है। और ये आप 5 नहीं सौरभ, आप 36 के हिसाब से सोचिए, 2022 तक भारतीय वायुसेना की जो 30 स्क्वाड्रन है उसमें इजाफा देखिए। उसके अलावा एलसीए और जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं 114 और जो आने हैं उन सब का मिला के देखिए आप। तो इसके हिसाब से भारतीय वायुसेना इस समय 2 फ्रंट वॉर की कैपेसिटी के साथ पूरी तरीके से अपने इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ तैयार है। और रफाल उसको और एज प्रदान के बारे में भी बताया। सर, मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि जब आप किसी पायलट को ट्रेन करते हैं किसी नए जहाज को ऑपरेट करने के लिए, तो कब आप ये मानते हैं कि अब ये पायलट जो है पूरी तरीके से दक्ष हो चुका है, अब ये इस जहाज को उड़ाने के लिए पूरी तरीके से केपेबल है? उसके पीछे कितनी आवर्स की फ्लाइंग दी जाती होगी, उसके पीछे कितनी ट्रेनिंग लगती है? हेलो जी देव साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दी? अच्छा, सुनाई थी। आपने बोला कि जो अगर पायलट को ट्रेन करना है नए एयरक्राफ्ट पे तो उसको कितने घंटे ट्रेनिंग देते हैं? जी, तो ये ट्रेनिंग पायलट के खुद के एक्सपीरियंस पे डिपेंड है।
अभी जो पायलट्स रफाल जो फ्लाई कर रहे हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट्स है, तो उनको मैं तो उसका फिगर नहीं दे सकता आपको, लेकिन वो बहुत जल्दी इसमें ऑपरेशनल हो जाएंगे। और जो पायलट ऐसा भी होगा फिर थोड़ी देर के बाद जो फ्रेश पायलट्स है जिनका एक्सपीरियंस कम है, वो जब रफाल फ्लाई करेंगे तो उनके लिए पूरा एक वेरी डिटेल्ड सिलेबस बनाएगा, और ये सिलेबस के अनुसार वो ग्रेजुअली मोर एंड मोर डिफिकल्ट सॉर्टीज फ्लाई करेंगे। और इसका जब सक्सेसफुल उनका ट्रेनिंग हो जाएगा तो उनका जो कमांडिंग ऑफिसर है, 17 स्क्वाड्रन का जो कमांडिंग ऑफिसर है, वो उनको ऑपरेशनल डिक्लेयर करेगा। सर एक बात ये बताइएगा कि जो कुछ जहाज हैं जो हम लोग, जो भारत में हम लोग बनाते हैं, जो हम जॉइंट ऑपरेशन के तहत बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो तो उनकी सर्विसेबिलिटी की तो क्षमता हमारे यहाँ पे ऑलरेडी होती है। अब जो जहाज आप बिल्कुल फ्लाइंग कंडीशन में विदेश से खरीद करके ला रहे हैं, इसकी सर्विस कैसे होती है, इसका रखरखाव कैसे होता है? उसी तरह से होता है। इनफैक्ट ये जो राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो नया जो कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट किया अपने एयर चीफ ही वो कमेटी के अध्यक्ष थे, अभी करंट एयर चीफ मार्शल भदौरिया। तो ये निगोशिएशंस में ये हमने ये उनसे मांगा है कि ये जो रफाल इधर आएंगे उनकी सर्विसिबिलिटी की गारंटी फ्रेंच कंपनी देगी, यानी ये कम से कम उसके, मैं आपको इसका डिटेल नहीं दूंगा कितना, लेकिन ये गारंटी है कि ये जहाज और उनके स्पेयर पार्ट्स अपने पास ऐसे रहेंगे कि उनकी जो डिजायर्ड सर्विसिबिलिटी है वो मेंटेन होगी। जी सर, तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक आसमान में ये गौरवशाली उड़ान भरते हुए 5 हमारे नए रफाल जहाज, जिनके साथ 2 सुखोई जहाज एस्कॉर्ट कर रहे हैं उनको, और एक C-130J उनको एस्कॉर्ट करके